अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ उसरार अहमद कसाना। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि 3 दिन रह गए हैं अमेरिका इंतख़ाबात के हवाले से। सदर ट्रंप और कमला हैरिस जो हैं वो उनका ज़बरदस्त मुकाबला है, नेक एंड नेक है और बहुत ही हाई स्टेक्स ये जैसे कहते हैं हाई वोल्टेज मुकाबला। तो ये वो वाला हो रहा है, इसमें बहुत बड़ी स्टेक्स हैं सब कम्युनिटीज़ के लिए। इसके ऊपर मैंने प्रोग्राम करने का सिलसिला शुरू कर दिया है। पहला प्रोग्राम जो आज हम आपकी खिदमत में पेश करेंगे और दूसरा जो प्रोग्राम होगा वो भी इंशाल्लाह करेंगे और एक सीरीज़ ऑफ प्रोग्राम जो है जब तक के ये रिज़ल्ट्स नहीं आते, हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ जो तजिया निगार हैं उनसे बातचीत की जाए और उनके तजिया-जात जो हैं वो आपके साथ शेयर किए जाएँ। इसके अलावा जो आज की जो टॉपिक्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं, वो ज़रा डिस्कस करते हैं और हमें जॉइन कर रहे हैं लाहौर से सीनियर सहाफ़ी जनाब सलमान आबिद भाई, उनसे बात करेंगे। सलाम अलैकुम जी। वालेकुम सलाम इरफान भाई। बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आपका सफ़र जो है वो सही गुज़रा होगा। आप मेरे शहर से होके आए हैं इस्लामाबाद से, तो आपका शहर था, आपके शहर में गया था। हाँ, ना तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो अच्छा मुख्तलिफ खबरें हैं। एक तो ये है कि कल ये रूमर्स चल रही थी कि जी अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ हो सकता है कि पॉसिबल एक सिनेरियो था कि मुलाकात हुई हो, लेकिन ऑफ़िशियली ये कहा गया कि जी अमेरिका के लोग गए थे, अमेरिकी कार्स वहाँ पे गई थी रेड प्लेट्स के साथ। तो वहाँ पे 3 लोगों की उनसे मुलाकात हुई है जो कि बकौल उनके कि वो अमेरिकन सिटिज़न्स थे जहाँ पे उनको किसी जुर्म में उनके पकड़ा हुआ है। लेकिन कुछ लोगों का ये ख़्याल है कि इमरान खान साहब शायद उनकी मुलाकात हुई है। एक तो ये है कि जो पिछले दिनों में हमने देखा कि 62 कांग्रेसमैनों का जो लेटर था वो भी एक सिलसिला था। फिर एक और लेटर जो है वो 20 लोगों का यूरोप यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट से आया है। तो क्या ये सूरत-ए-हाल हो सकती है कि इमरान खान से उनकी मुलाकात हुई है और कुछ बादल जो है वो छट रहे हों और कुछ मामला जो है वो ताज़ा हवाओं की तरफ बढ़ रहे हों? देखिए, अगर आप थोड़ा-सा इस पूरे सवाल का एक बैकग्राउंड देख लें, जी, काफ़ी अरसे से हमें एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से 9 मई का जो नैरेटिव था, वो अब नज़र नहीं आ रहा। अब ना उस पे गुफ्तगू हो रही है, ना उस पे डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं, ना एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ कहा जाता है, ना कुछ बहुत ज़्यादा शोर-शराबा जो 9 मई का हम सुनते थे, वो अब ठंडा पड़ा है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इमरान खान के हवाले से उनकी वाइफ को भी जो बुशरा बीबी है उनको रिलीफ मिला है और वो अब अपने घर के अंदर है, एक बात। उनकी बहनों को भी रिलीफ मिला है। ये जो अली अमीन गंडापुर है, काफी अरसे से कह रहे थे कि जी मेरी वजह से एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो मामला चल रहे हैं उसकी वजह से इमरान खान के लिए आसानी पैदा हुई है। अच्छा, ये तासुब भी इमरान खान और उनकी पार्टी जो दे रही थी कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करना चाहते हैं, एस्टेब्लिशमेंट हमसे बात करे, हम मामला को दुरुस्त करना चाहते हैं। तो बहुत सारी बातें बैकग्राउंड के अंदर हो रही थी। अभी आप देखिए कि पिछले कुछ दिनों में जब से इमरान खान साहब को बोलने की दोबारा इजाजत मिली है, तो हमें इमरान खान की तरफ से भी कोई बड़ा सख्त मौक़िफ़ एस्टेब्लिशमेंट के कॉन्टेक्स्ट में नजर नहीं आया। इसका मतलब है कि मैं ये नहीं कह रहा कि मसले हल हो गए, बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि कहीं ना कहीं कोई गुफ्तगू हो रही है इमरान खान के दरमियान, पीटीआई के दरमियान और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। अच्छा, इसलिए एक फ्रस्ट्रेशन हमें हुकूमत के हलकों में नजर आती है, ख्वाजा आसिफ साहब की सूरत में और बाकी लोगों की सूरत में, जो ये बात समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान के बारे में एस्टेब्लिशमेंट का रवैया जो है वो कुछ तब्दील हुआ है। अच्छा, इसी वजह से वो जो खास तौर पे जो चीफ जस्टिस नए आए हैं उसके बाद का जो सिनेरियो बन रहा है, तो अब वो जस्टिस फाइज ईसा भी नहीं है जो एक पार्टी के बारे में बराह रास्त बोझ रखते थे, तासुब रखते थे, उनको दीवार से लगाना चाहते थे। या अफरीदी अभी तक ऐसा कोई जेस्चर नहीं दे रहे, बल्कि उन्होंने तो जस्टिस मंसूर अली शाह को और मुनीब अख्तर को साथ लेकर चलने का अहद किया हुआ है। तो ये सारी सूरत हाल बताती है। अच्छा, फिर उसके बाद बरतानवी पार्लियामेंट की तरफ से खत आना, अमेरिकन कांग्रेस की तरफ से खतूत का आना, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंटेरियन का ये बात करना, और बहुत से ह्यूमन राइट्स के इदारे ये बात कर रहे हैं कि इमरान खान को पॉलिटिकली विक्टिमाइज किया जा रहा है और जेल में जो कुछ उनके साथ किया जा रहा है वो दुरुस्त नहीं है। तो बहुत सा प्रेशर आपको एक्सटर्नल भी नजर आता है सारे कॉन्टेक्स्ट में। और वैसे भी देखिए ना, एक चीज ध्यान में रखें, कब तक एस्टेब्लिशमेंट इस सारे खेल को आगे लेके चलेगी? कहीं ना कहीं तो उसको ये खेल खत्म करना है। अच्छा, उस खेल को खत्म करने के लिए उसकी अना का मसला है बुनियादी तौर पे। उसको ये तासुर जाना चाहिए कि जनाब हम सुरखरू हुए हैं, हमारी बर्तरी है और हमने इमरान खान के सामने कोई सेंटर नहीं किया है। तो वो एक पूरा माहौल उस तरह का मौजूद है। लेकिन अब ये डिपेंड करता है कि पीटीआई की लीडरशिप और बिलखुसूस इमरान खान साहब इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर कहीं कोई मामला तय करते हैं तो किन शराइत पे तय करते हैं, और तय नहीं होने तो किन शराइत पे नहीं होने। ठीक है ना जी, ये सारी चीजें मैटर करती हैं और देखना होगा कि क्या ऐसी चीज निकल के आ रही है जिससे पीटीआई और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो दूरी है
उसका कोई खात्मा मुमकिन हो सके। तो ये देखना पड़ेगा। लेकिन जो कल की मुलाकात आपने बात की है, जो कल की मुलाकात है वो भी पाकिस्तान के सियासी हलकों में जेर बहस है, और मेरे लिए ये कोई नई बात नहीं होगी। इससे पहले भी हामिद मीर समेत बहुत से लोग इंकिशाफ कर चुके हैं कि एस्टैब्लिशमेंट के लोग भी कई दफा इमरान खान से मिल चुके हैं, उनको कई ऑफर कर चुके हैं, मगर इमरान खान अपनी जिद पर कायम है कि वो किसी भी सूरत में ऐसा कोई समझौता नहीं करेंगे जो उनके असूल के अगेंस्ट हो। अच्छा, दूसरी बात जो इम्पोर्टेंट है वो बहुत ही आपने देखा होगा कि कल वो एक सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर हैं वसीम अब्बासी हैं या वसीम मलिक है मेरा ख्याल है, तो उन्होंने स्टोरी ब्रेक की। उनका एक प्रोग्राम आता है, मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया, एक खातून है मरियम नवाज साहिबा, वो भी उनका नाम भी मरियम नवाज है, तो उनके साथ उन्होंने ये ब्रेक की स्टोरी, जो कि मेरा ख्याल है कि बड़ी स्टोरी थी कल की, और वो ये थी कि चीफ जस्टिस साहब की मुलाकात हुई है 6 जजों के साथ, वो जजेस जिनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ जिनका ताल्लुक है और जिन्होंने लेटर लिखा था, आपको याद है, काजी साहब को, और उन्होंने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने तो उनको हाथ बांध के छोड़ दिया कि जी आप जाएं, जो कुछ भी करते हैं। उनका तो खैर मुहावरा ये था ना कि अगर आप किचन में अगर आप स्टैंड नहीं कर सकते हीट को, तो यू नॉट सपोज टू बी इन द किचन। तो खैर अभी वो पता नहीं कौन से किचन में चले गए हैं, लेकिन ये जो स्टोरी थी ये कितनी सिग्निफिकेंट है और कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं साथ साथ ये भी ख्वातीन हज़रात आपको कहूंगा, मैंने देखा दोनों को बहुत प्रोफेशनल तरीके से वो प्रोग्राम करते हैं, उनको जरूर सब्सक्राइब करें, उनको देखा करें। तो आपका क्या ख्याल है सलमान भाई कि ये कितना इंपॉर्टेंट है ये फैक्टर कि उसी दिन उन्होंने मुलाकात की है उन 6 जजेस से, क्या मैसेज दिया है उन्होंने? देखिए, जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में मैंने आपको पहले कहा था, उनके पास 2 ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है कि वो जो लेगेसी है जस्टिस फाइज ईसा की उसको कंटिन्यू करें, और दूसरा यह है कि वो अपने आप को जस्टिस फाइज ईसा से मुख्तलिफ जज साबित करें, और जो इस वक्त जुडिशरी के अंदर जो क्राइसिस है उसको सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से एड्रेस करें। यही जस्टिस मंसूर अली शाह भी चाहते हैं, जस्टिस आयशा भी चाहती है, मुनीब अख्तर भी चाहते हैं, और बाकी लोग भी चाहते हैं। अब ये जो 6 जजेस का खत था, इसको तो दबा के रख दिया था जस्टिस फाइज ईसा ने, वो उस पर बात ही नहीं करते थे। अब जब ये नई जुडिशरी आई और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि जनाब नए चीफ जस्टिस ने कि वो ज्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, एक इशारा उन्होंने मुनीब अख्तर को और जस्टिस मंसूर अली शाह को प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर शामिल करके दे दिया। तो अब बहुत से जजेस का ये मामला था कि जनाब हमारे साथ तो एक बड़ा सीरियस मसला आ रहा है, जो हमें एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से या इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से मुदाखलत का मामला है, उस पर यह मीटिंग हुई है आगे बढ़ने के लिए। और जस्टिस याहिया अफरीदी को भी पता है कि अगर उन्होंने अदालती इस तकसीम को खत्म ना किया तो खुद उनके लिए भी मसाइल पैदा होंगे, और ये आगे जाके उनके लिए भी नई मुश्किलात को पैदा करेगा। इसीलिए ये मीटिंग हुई है, और मुझे भी इसकी इत्तलात है कि ये मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग में यकीन दहानी करवाई गई है याहिया अफरीदी की तरफ से कि जनाब आइंदा इस किस्म का कोई अमल नहीं होगा। अगर, और ये दूसरी बात है कि अगर ये अमल जारी रहता है तो फिर वही वाली सूरत हाल जो है, जो जुडिशरी और हुकूमत के दरमियान, जुडिशरी और इंटेलिजेंस के दरमियान है, वो बहुत हावी नजर आएगी। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, याहिया अफरीदी साहब के पास ऑप्शन नहीं है कि वो उन तमाम जजेस को इग्नोर करके आगे बढ़ने की कोशिश करें। इस वक्त जो पोजीशन है उसमें ज्यादातर जजेस वो हैं जो अपनी सीरियस रिजर्वेशन रखते हैं हुकूमत के तर्ज अमल के बारे में, एस्टैब्लिशमेंट के तर्ज अमल के बारे में, इंटेलिजेंस के तर्ज अमल के बारे में। तो याहिया अफरीदी साहब के पास भी यही ऑप्शन है कि वो सबको साथ लेके चले, और सबको साथ लेकर चलते हुए साबित करें कि वो गैर जानिबदार जज है। और सबसे बड़ा जो मसला है, उन्हें अपनी जुडिशरी का तहफ्फुज करना है, अपनी जुडिशरी को प्रोटेक्शन देना है। तो इसलिए हाथ मैं समझता हूँ कि बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, और याहिया अफरीदी के लिए भी, जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए भी और जजेस के लिए भी। लेकिन इसका एक जो हुकूमत को काफी धचका लगा है, हुकूमत जो शायद सोच रही थी ना जस्टिस याहिया अफरीदी के साथ मिलकर वो अपना मंसूबा आगे लेके चलेगी, लेकिन लगता है ऐसा है कि जब जस्टिस याहिया अफरीदी ने चार्ज संभाला है तो उन्हें अंदर की सूरत हाल का भी अंदाजा था, और उनको पता था कि अगर वो बाहर की सूरत हाल से खेलते रहे तो अंदर उनके लिए क्राइसिस पैदा होगा। इसलिए पहले उनका टारगेट ये है कि अंदर के जो मामलात है उनको दुरुस्त किया, उनको ठीक किया जाए। लेकिन उसके साथ क्या ये भी वजह हो सकती है कि जो हुकूमत में के अंदर हम पैनिक देख रहे हैं पिछले 5-6 दिनों से, खासतौर पे ये जो भी आज आपने पढ़ लिया होगा खबरों में कि उन्होंने अब जजों की तादाद जो है वो 25 करने का इरादा कर लिया और सेनेट से मंजूर भी हो गया। तो क्या ये सूरत हाल अब जारी रहेगी? इसके ऊपर फिर याहिया अफरीदी साहब का क्या ऑप्शन होगा? लेकिन अब पहली बात तो यह है कि सिर्फ जजेस की तादाद बढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि जो जुडिशरी के ऊपर इस वक्त दबाव है मुकदमात का, उस दबाव को कम करना है, बल्कि मकसद ये है कि यहाँ पर अपनी मर्जी के जजेस लेके आए जाए और अपनी मर्जी के जजेस से अपनी पोजीशन जो है उसको भारी कर लिया जाए। और अब क्योंकि ये जजेस की तकरीरी का मामला पार्लिमानी कमेटी के पास है, जुडिशल कमीशन के अंदर, वहां हुकूमत और उनके इत्तेहादियों की तादाद ज्यादा है,
तो वो अपनी मर्जी के जजेस लेके आ सकते हैं। उससे ये जो बैलेंस ऑफ पावर है जजेस की अपॉइंटमेंट का, वो उनके हक में हो जाएगा, हुकूमत के हक में, और उससे वो अपनी मर्जी के जजेस लाके एक बड़ा दबाव पैदा कर सकेंगे। तो जजेस की तकरीरी का तो ये बुनियादी मसला है। दूसरा बड़ा मसला आ रहा है कि जनाब वो जो मिलिट्री कोर्ट्स है वो एक 27वीं तरमीम लाने की बातें की जा रही है, और मिलिट्री कोर्ट को की तश्कील करनी है। उस पर पीपल्स पार्टी की पहले रिजर्वेशन रही है। अब एक दबाव तो पीएमएलएन के ऊपर भी है, पीपल्स पार्टी के इत्तेहादियों के ऊपर भी है कि 27वीं तरमीम को लेकर है। अच्छा, अब जब ये जजेस की तादाद बढ़ेगी और मिलिट्री कोर्ट वाला मामला आएगा, और सुप्रीम कोर्ट का पहले फैसला आ चुका है मिलिट्री कोर्ट के ऊपर, ये ध्यान में रखिएगा, तो जस्टिस याहिया आफरीदी के ऊपर भी दबाव होगा कि वो ये 27वीं तरमीम जो लाने की कोशिश की जा रही है, बुनियादी तौर पे ऐसे लगता है जैसे अभी पर कटे नहीं है जुडिशरी के, अभी जुडिशरी के पर मजीद काटने हैं, उनको और ज्यादा नकारा बनाना है, उनको और ज्यादा मफलूज करना है। और ये देखिए ना, बात ये है, आप जुडिशरी की सारी पावर अगर एग्जेक्टिव को दे देंगे, फिर एग्जेक्टिव अपनी मनमानी से मामला को चलाएंगे। अच्छा, ये भी बड़ा मजे का केस है पाकिस्तानी सियासत में जी, पार्लिमानी कमेटी के पास इख्तियार है। पाकिस्तान में पार्लिमान मजबूत नहीं है तो पार्लिमान कमेटी कहां से मजबूत हो सकती है। अब जब पार्लिमानी कमेटी को भी वही फैसला जाएगा ना जो ऊपर वाले चाहते हैं कि आपने ये फैसला करना है, और इसी वजह से जस्टिस याहिया आफरीदी का फैसला जो है वो तो पार्लिमानी कमेटी बनने से पहले ही तय हो चुका था कि इनको लेकर आना है, जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह को रूल आउट करके। तो मुझे लगता है कि अब जुडिशरी के अंदर एक बात समझ आ रही है, और ये चीज जा रही है, इसकी असेसमेंट की जा रही है कि जुडिशरी भी अपनी खुद मुख्तारी के लिए खड़ा होना चाहती है, और वो नहीं चाहती कि इतनी आसानी से हम विड्रॉ करके अपने आप को जो है ना सरकार पर काट दे। तो याहिया आफरीदी का रोल जो है वो बड़ा बढ़ गया है इस सारे अमल के अंदर, वो अपनी जुडिशरी के साथ कहां खड़े होते हैं। ठीक है। अच्छा, साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि एक काला कानून जो है वो भी आगे बढ़ रहा है, उसमें भी तरमीम कर दी गई है, और वो है कि जी किसी भी सिक्योरिटी एजेंसी को ये हक होगा कि वो किसी भी शख्स को 3 माह के लिए अपनी तहवील में ले सकते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होगा। तो ये तो बुनियादी इंसानी हकूक के सख्त खिलाफ नहीं है? लेकिन ना बात यह है कि जस्टिस याहिया आफरीदी के सामने एक चैलेंज ये भी होगा कि जो बुनियादी इंसानी हकूक के मामलात हैं, सियासी और जमहूरी हकूक के मामलात हैं, अगर वहां कोई खराबी पैदा हो रही है और हुकूमत उसके अंदर एक आमराना एटीट्यूड डेवलप कर रही है, पॉलिसियां लेकर आ रही है, कानून साजी कर रही है, ऑर्डिनेंस जारी कर रही है, तो जुडिशरी को इसमें प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। मैंने आपके प्रोग्राम में पहले कहा था, आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि जुडिशरी पे सबसे ज्यादा बोझ होगा इस पूरे सियासी निजाम का। उसकी वजह यह है कि जो कुछ हुकूमत कर रही है उसको हर सतह पर अदालत के अंदर चैलेंज किया जाएगा, तो यहाँ अदालतों की अपनी क्रेडिबिलिटी आएगी। और जिस तरीके से ये ऑर्डिनेंस लाया गया है तो जाहिर करता है कि हुकूमत एक डर और खौफ की कैफियत पैदा करना चाहती है। कल आपने देखा होगा पंजाब की वजीर इत्तलात जो है वो जर्नलिस्टों को धमकियां दे रही थी, उनके मालकान को धमकियां दे रही थी, और कह रही थी देखिए हम आपको इतने इश्तेहार देते हैं तो आप बाज आ जाए, ये नहीं हो सकता है, ऐसे नहीं हो सकता, यानी बाकायदा। और मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि हमारी जर्नलिस्ट कम्युनिटी ये सारी बातें सुनती है, वहां कोई एहतजाज नहीं करती, खामोश हो जाती है, क्योंकि नौकरी के मसाइल है, सर्वाइवल के मसाइल है। ये एक ओवरऑल एटीट्यूड इस वक्त हुकूमत का नजर आ रहा है कि वो अंदाज में आगे बढ़ना चाहती है। मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें 3200 प्लॉट भी तो मिल रहे हैं ना, ये भी तो आप देखें ना। देखिए ना, इससे पहले जनरल जो वकला को प्लॉट मिले हैं इस्लामाबाद के, तो आपने देख लिया ना इस्लामाबाद के जो अभी हालिया सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन हुए हैं, ये सारी चीजें हो रही है कि बंदर बांट करिए जाए। अभी कल मैं देख रहा था कि प्राइम मिनिस्टर की नई लग्जरी गाड़ियां प्राइम मिनिस्टर हाउस की और ये सब चीजें तय की गई है, और एक ऐसे मुल्क में जहां आपके पास है कोई नहीं। आपने देखा जब वजीर खजाना औरंगजेब साहब बाहर बैठे हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि आप दुनिया के महंगे 3 होटलों में यहाँ पे ठहरते हैं, महंगे 3 ट्रेवल करते हैं, महंगी 3 गाड़ियों में आते हैं, और आते आप पैसे मांगने, तो क्या आपको शर्म नहीं आती इस बात पे कि आप हुकूमत का और कौम का जो पैसा है वो किन चीजों के अंदर बर्बाद कर रहे हैं? तो जवाब कोई नहीं था उनका। तो अभी भी आप देखिए ना, हुकूमत की कोई लग्जरी खत्म नहीं हो रही, हुकूमत कोई बचत नहीं कर रही। आप लग्जरी की बात करें सलमान भाई, उनके जहाजों के लिए भी आपको पता है ना अरबों रुपया जो है मुख्तस कर दिया गया है। इनका तो दिल नहीं करता पुराने जहाज में भी बैठने को, तो क्या बिल्कुल ठीक। हाँ, ये तो मैं कह रहा हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ जुडिशरी पे अब ज्यादा रोल प्ले करना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान में जमहूरियत को, आइन को, कानून को, सियासी और जमहूरी हकूक को और इंसानी हकूक की पासदारी करनी है, तो सारा बोझ इस वक्त जुडिशरी के कंधों पर। अच्छा, ये कल हमने खबर पढ़ी प्राइवेटाइजेशन की, पीआईए की, और वो जो एक मजाक हुआ है, बल्कि जुबैर साहब को मैं सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि ये तो भोंडा मजाक है जिस तरीके से ये सारी प्राइवेटाइजेशन की एक्सरसाइज की गई है, जिसमें ना कोई बाहर से बंदा आया हुआ था, और फिर ऊपर से जो 20 मिलियन डॉलर जो है
वो कंसल्टेंट्स को दे दिए गए हैं और उनके ऊपर याशियां कर दी गई हैं। लेकिन वो बात है ना कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा भरा ने, कुछ भी नहीं मिला और पीआईए की भी प्राइवेटाइजेशन भी नहीं हुई और उसकी बल्कि एक इंतहाई इंटरनेशनल लेवल पे सुबकी हुई है। लेकिन जो कंपनी सामने आई वो हमारे एक बहुत बड़े मीडिया हाउस की कंपनी है और सबको मालूम है कि वो कहाँ से पैदा हुए, कहाँ बने, कहाँ गए, किधर गए, कैसे बने और फिर उसके बावजूद आपका मामला ना बन सका। तो जाहिर तो देखिए ना, ये सारा प्राइवेटाइजेशन का खेल जो है ये कोई मुनसिफाना और शफाफ अंदाज से आगे नहीं बढ़ रहा। उस पर हम करोड़ों रुपए बर्बाद कर रहे हैं कंसल्टेंसीज के नाम पर और लेकिन नतीजा जो है वो 0/0 है। और पहली भी बात ध्यान में रखिएगा कि कल भी जिस वक्त ये सारी बोली चल रही थी तो जब एक हद से ज्यादा अमाउंट की बात आई तो उन्होंने कहा कि जनाब आप ऐसा करिए, हुकूमत पाकिस्तान इसको चला लेकर चला सकती है, हम तो इतनी अमाउंट के अंदर नहीं चला सकते हैं। तो ये जो सारे इदारे बर्बाद हुए हैं इसमें कोई एक हुकूमत तो नहीं है, सारी हुकूमतों का किया धरा है। अब सुना है कि केपीके की गवर्नमेंट जो है, अब सुना है केपीके की गवर्नमेंट कह रही है कि हम खरीदने के लिए तैयार हैं। तो देखिए बात यह है कि जब तक आप प्रोसेस को मुनसिफाना और शफाफ नहीं बनाएंगे कोई इसके ऊपर यकीन नहीं करेगा। लेकिन अगर आपने किसी को नवाजना है और किसी के साथ अकबर परवरी करनी है तो फिर उसके अंदर आप औने पौने दामों में ये सारे सौदे बेच के एक पार्टी को देकर कमीशन ले लेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा। अच्छा, एक चीज मुझे बताएं कि ये जो इस वक्त इकोनॉमी की सिचुएशन है उसमें क्या सूरत चल रही है, क्योंकि मैं ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, बल्कि उनकी एक वीडियो भी आई है, उसमें उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान में मिडिल क्लास का ब्रेन ड्रेन हो रहा है ये अनप्रेसिडेंटेड है। और उसमें उन्होंने बताया है कि जो मेजर फैक्टर्स हैं वो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, लेकिन हुकूमत कह रही है कि जी हमारी महंगाई जो है वो हमने कम कर दी है और ये 4 साल की कम तरीन सतह पे आ गई है। मैं जियो की खबर देख रहा था, जियो में भी ये कह रहे थे कि जी पाकिस्तान की महंगाई जो है वो रिकॉर्ड सतह पे नीचे आ गई है। आप ऑन ग्राउंड क्या देख रहे हैं? देखिए मैंने आपके प्रोग्रामों में कई दफा कहा था कि सबसे ज्यादा इस इकोनॉमी का जो बोझ गिर रहा है वो पाकिस्तान की उभरती हुई नई मिडिल क्लास के ऊपर, क्योंकि जनरल मुशर्रफ के दौर से लेके अब तक ये जो नई मिडिल क्लास उभरी थी इसने अपनी जिंदगी में बहुत सी लग्जरियां पैदा कर दी थी। अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, अच्छे स्कूलों में दाखिल करा दिया, गाड़ी रख ली, मकानात अपने बना लिए, घरों में एसी आ गए, खाने पीने के मामलात बदल गए, रहन सहन का अंदाज बदल गया, इसलिए कि इकोनॉमी चल रही थी और जब वो चल रही थी तो उनकी आमदनी और खर्चात में एक तवाजन था। अब जो इस वक्त पाकिस्तान का इकोनॉमिक का इस वक्त फैब्रिक है उसके अंदर एक अदम तवाजन पैदा हो गया है आमदनी और खराजात के दरमियान, और इसका सबसे बड़ा बोझ जो है ना वो मिडिल क्लास को हुआ है। और मैं प्रैक्टिकली जानता हूँ अपना कसाना साहब, अपने कई दोस्तों को जो 18वें 19वें 17वें ग्रेड के ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपने बच्चों को बिगन हाउस से, ग्रामर स्कूल से, लताज से उठा के नीचे वाले स्कूलों में ले आए, गाड़ियां उन्होंने अपनी बंद कर दी हैं, एसी जो है वो मैंने आपको बताया कि गर्मियों में सारा घर वाले जो है वो एक ही कमरे के अंदर सोते थे। तो ये जो मिडिल क्लास जो उभरी थी ये बड़ी तेजी से इस वक्त जो है ना क्राइसिस का शिकार हुई है। और यही वजह है कि जो मिडिल क्लास नौजवान हैं जो पढ़ लिख गए हैं, थोड़ा बहुत उनकी समझ बूझ बेहतर है डिजिटलाइजेशन के साथ, वो सब के सब भाग रहे हैं। और मैं आपको एक और उसकी मिसाल बताता हूँ, इस साल यूनिवर्सिटीज के अंदर जो दाखिले हैं वो 25% कम हुए, यानी बच्चे जो है वो यूनिवर्सिटियों में जाने की बजाय वो पैसे बाहर लेके जा रहे हैं कि ताकि हम बाहर जाएं और वहां पे अपना कैरियर बनाएं। और मैं कई ब्यूरोक्रेट्स को जानता हूं जो ये मुझे बताते हैं कि हमने अपने बच्चों को बाहर भेज दिया है क्योंकि पाकिस्तान में अब कोई जगह नहीं है। और ये रोजाना की बुनियाद पे आप देखें कि पाकिस्तान में जो पासपोर्ट ऑफिस है उनके बाहर जो लाइनें लगी हुई है वो 18 से 25-30 साल के नौजवान है जो ये मुल्क छोड़ना चाहते हैं। तो ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है और जो मिडिल क्लास जिसको आपने पहले ग्रो किया और अब आप उसको एक और जगह पे लाके खड़ा कर दिया है, तो ये जो क्राइसिस है इसका कोई रेजोल्यूशन तो नहीं है। यानी अब आप देखिए ना जितनी भी हालात हुकूमत कहे कि मईशत के ठीक हो गए, मैं आपसे पूछता हूँ कि क्या बिजली की कीमतों में कोई कमी हुई, क्या गैस की कीमतों में कोई कमी हुई, पेट्रोल की कीमतों में कोई कमी हुई, अद्वियात की कीमतों में कोई कमी हुई, खाने पीने की अशिया में कोई कमी हुई? यानी आप बुनियादी चीजें जिनकी बुनियाद के ऊपर लोग सर्वाइव करते हैं वहां तो कोई कमी नहीं आ रही। ये माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के जो फर्क होते हैं ना जी, जब तक आपकी इकोनॉमी का इम्पैक्ट निचली सतह पे नजर ना आए, मिडिल क्लास पे नजर ना आए, तो फिर आपकी इकोनॉमी जो ग्रो होती है वो कागजों के अंदर होती है, ऊपर की सतह पे होती है। उसका फायदा बड़े तबकों को तो होता है लेकिन छोटे और मिडिल क्लास तबकों को वो ट्रिकल डाउन नहीं होता। अच्छा, आखिर में बड़ा इंपॉर्टेंट मैं सोचता हूँ उसके ऊपर भी आपकी कमेंट आना चाहिए, खास तौर पे हमारी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से, जो कि चाइना और पाकिस्तान के अंदर एक तनाव चल रहा है और ये इसाक डार साहब के उस बयान की वजह से हुआ जो उन्होंने वहां पे किया, और उसको रिबट करने के लिए फिर चाइनीज इन्वेस्टर वहां पे मौजूद थे, उन्होंने आके कहा जी कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। उसके बाद फिर फॉरेन ऑफिस जो है
उसने इंटरवीन किया और उनका ये कि उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये जो आपस में एक तू-तू मैं-मैं शुरू हो गई है पाकिस्तान और चाइना की, ये क्या खतरनाक है? पाकिस्तान को चाइना की इतनी वाक़ई बुरे हालात हो चुके हैं? देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था कि चाइना और अमेरिका के बारे में पाकिस्तान के अंदर 2 मुख्तलिफ सोच और 2 मुख्तलिफ राय पाई जाती है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमेरिका के क्लोज़ हैं और बहुत सारे लोग जो है चाइनीज़ की तरफ क्लोज़ करते हैं अपने आप को। और यही एक सवाल चाइना के अंदर आता है कि पाकिस्तान किस हद तक चाइना के साथ जो है फेर होके खड़ा हुआ है। और ये जो रिफ्लेक्शंस आती हैं, चाहे वो साझेदार की शक्ल में आए और किसी और शक्ल में आए, तो बाज़ औक़ात ये तासुब जाता है चाइनीज़ के अंदर कि शायद पाकिस्तान जो है वो बहुत ज्यादा जो है ना वो प्रो अमेरिकन पॉलिटिक्स के हामी है। और फिर अमेरिका के अंदर भी ये कंसर्न मौजूद है कि क्या पाकिस्तान हमारे साथ खड़ा है या बहुत ज्यादा चाइना के साथ खड़ा हो गया है। और अभी मैं पढ़ रहा था जो हमारी मलिया लोधी है, जो पाकिस्तान की साबिक सफारतकार है, उनका एक आर्टिकल मैंने पढ़ा है, उसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान का अब नया स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है वो चाइना है। अच्छा, जब ये बात आप करेंगे तो फिर अमेरिका तो कॉन्शियस होगा। अच्छा, इसी तरीके से इमरान खान साहब अपने दौर में कहते थे कि अब पावर स्ट्रक्चर बदल गया है, अब हमारे चाइना जो है वो हमारा नया स्ट्रक्चर है, चाइना के साथ हमें ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, वो हमारा नया स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमें दुनिया उसके साथ अपने आप को लेके चलना है। तो अमेरिका के बड़े कंसर्न थे उस वक्त इमरान खान के बारे में। तो ये बात एक बुनियादी तौर पे हमारे यहाँ अभी तक सही तरीके से डील नहीं की जा रही। और हुकूमत के अपने अंदर से जब इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होंगे और ये कहना कि जी दहशतगर्द आके अगर चाइनीज को मारते भी हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, रिलेशनशिप तो वो चलेगी। चाइनीज इस तरह की बातों पे बहुत ज्यादा सेंसिटिव है और चाइनीज को आपको पता है चाइनीज ने सबसे ज्यादा अपना जो मेजर कंसर्न शेयर किया हुआ वो सिक्योरिटी इशू के ऊपर है। अगर आपने उनकी सिक्योरिटी इशू सीरियसली नहीं टैकल करना तो वो अपने सारे इकोनॉमिक जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके बारे में डिफरेंट राय रखते हैं कि फिर हमें पाकिस्तान में आगे जाने की जरूरत क्या है। तो इसलिए पाकिस्तान को सोच समझ के फॉरेन पॉलिसी के अंदर अपना कदम रखना है। आइडियल तो देखिए ना, पाकिस्तान को एक बैलेंसिंग पॉलिसी इख्तियार करनी है टुवर्ड्स चाइना और टुवर्ड्स अमेरिका, और पाकिस्तान उसमें अपने आप को एक बैलेंसिंग के तौर पे खड़ा करे, किसी एक की तरफ झुकाव इतना ना ले जाए कि जिससे दूसरा मुतासिर हो। लेकिन अब ये उस सूरत में कि जब आप इंटरनली मजबूत भी तो हो ना, रीजनल पॉलिटिक्स में आप मजबूत भी तो हो ना, आप इंटरनली वीक है, रीजनल पॉलिटिक्स में आपकी पोजीशन बड़ी वर्स्ट है, तो ऐसे में आप ये कहेंगे जी हाँ इंटरनेशनल दुनिया में अमेरिका और चाइना के दरमियान, आपको याद है एक जमाने में इमरान खान ने भी कहा था आइए मैं सालसी करवाता हूँ दुनिया के बड़े मुल्कों के दरमियान तो लोग हंसते हैं, लोग कहते हैं आपके अपने मुल्क के मसाइल क्या है यार, आप किसकी तनाजात की सालसी करेंगे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान को अपनी फॉरेन पॉलिसी को इम्प्रूव करने के लिए अपनी इंटरनल सिचुएशन जो है ना उसको बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि आप मीनिंगफुल हो और लोग आपको वजन दें। बिल्कुल सही बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सलमान भाई, इंशाल्लाह आपसे जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।